हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है। तो हमने पिछले लेक्चर में डीएसए के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि डीएसए क्या होता है। डीएसए की जो प्रॉपर बेसिक्स था वो हमने जाना था। उसके बाद हमने एरेस का टॉपिक कवर किया था। तो अभी हम जो एक्चुअल डीएसए है उसको समझने के लिए आज जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं, वो है कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है, तो हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और डीएसए में किन दो कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में ही हम बात करेंगे और उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम किन दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो व्हेन वी राइट प्रोग्राम्स वी केयर अबाउट टू थिंग्स। ठीक है, हम दो चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं। सबसे पहला टाइम, ठीक है, हाउ फास्ट द प्रोग्राम रन्स। अब मान लो कि हमने पीछे जब हम जावा कर रहे थे तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ना। जैसे कि हमने देखा कि किसी नंबर को हमें फाइंड आउट करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है ना। फिर हमने देखा था कि कोई नंबर कारब्रेकर नंबर है या नहीं है, या कोई नंबर मैजिक नंबर है या नहीं है, कोई नंबर बज नंबर है या नहीं है ना। फिर इसके साथ साथ हमने कुछ देखे थे प्रॉब्लम्स, जैसे पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस हमने किए हैं ना। तो ऐसे बहुत सारी हमने प्रॉब्लम्स जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं किए हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम एक उसका लॉजिक बनाते हैं और एक प्रोग्राम लिख देते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम का भी एक क्वालिटी चेक होना चाहिए कि वो जो हमने प्रोग्राम लिखा है क्या वो हमारे जो पैरामीटर्स हैं उन पर खरा उतरता है। और वो दो पैरामीटर्स कौन से हैं, एक है टाइम और दूसरा है स्पेस, कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो कितनी फास्ट रन होता है, कितनी फास्ट एग्जीक्यूट होता है ना। So first is time, how fast the program runs. Second is space, how much memory it uses. Okay, so हमारा जो efficient प्रोग्राम है वो कम से कम टाइम में जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए और कम से कम जो है स्पेस उसको मेमोरी में लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो दैट्स वाई वी स्टडी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इन डीएसए। एग्जाम्पल, इफ़ यू सर्च फॉर अ नंबर इन अ लिस्ट ऑफ 1 मिलियन एलिमेंट्स यू वांट द फास्टेस्ट मेथड विद लीस्ट मेमोरी यूज। ओके, सो हमारे पास क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, वो अभी हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करती है, वो एस्टिमेट लगाती है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगाएगा। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ये चेक करती है, वो इस चीज़ का एस्टिमेशन लगाती है जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसमें कितनी स्पेस जो है यूज़ होगी मेमोरी में। ठीक है, तो अब इसीलिए और हमारे जो प्रोग्राम की एफिशिएंसी होती है वो भी इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए, फास्ट रन होना चाहिए और उसमें जो कम से कम स्पेस लगनी चाहिए। इसीलिए हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को स्टडी करते हैं डीएसए में। ठीक है, तो डीएसए में बहुत सारे आपको एल्गोरिदम्स मिलेंगे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ज़्यादा एफिशिएंट माने जाएंगे। ठीक है, जिनको हम आगे कवर करेंगे। तो जो हमारा बेस है डीएसए का वो ये है कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ठीक है, हमने प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, हमने प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करना है। और एफिशिएंट हमारा जो सॉल्विंग है वो कब होती है, जब हमारा प्रोग्राम जो होता है वो कम से कम टाइम लेता है और कम से कम स्पेस लेता है मेमोरी में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारे पास। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेल्स अस हाउ द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम ग्रोज एज द इनपुट साइज इंक्रीजेज। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, मान लो कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है ना, तो प्रोग्राम है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यूज़र से क्या लेते हो, इनपुट लेते हो, है ना। तो यूज़र से आप इनपुट लोगे और उस इनपुट पे आप काम करोगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे अगर यूज़र ने आपको एक नंबर दे दिया है ना और आपको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, या फिर यूज़र चाहता है कि आप उसको कुछ नंबर ऑफ जो स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट करा कर दो, है ना। तो आप यूज़र से पहले इनपुट लेते हो। ठीक है, तो आपका जो प्रोग्राम है उस इनपुट साइज़ के अकॉर्डिंग जो कितना टाइम लेता है उस चीज़ की एस्टिमेशन को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है, बेसिकली बस हमें ये देखना है कि अगर हमारे इनपुट साइज़ में इंक्रीज
आता है तो क्या हमारे प्रोग्राम, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है उसके टाइम में भी इंक्रीज़ आता है? अगर हमारी इनपुट साइज़ के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने से टाइम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो हमारा प्रोग्राम इतना एफिशिएंट नहीं माना जाएगा, है ना। तो प्रोग्राम एफिशिएंट कब माना जाता है कि जब चाहे हमारी इनपुट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो लेकिन फिर भी आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, तो उसी प्रोग्राम को आप एफिशिएंट प्रोग्राम मानोगे, ठीक है। तो और इसी एस्टिमेशन को हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि आपने क्या करना है, यूज़र ने आपको क्या दिया है, इनपुट दी है, इनपुट साइज़ आपके पास 5 है, ठीक है, सॉरी 6 है। उसके बाद आपने क्या किया, सेम प्रॉब्लम के लिए अगर आपको जो यूज़र है वो इनपुट साइज़ 6000 दे देता है तो भी जो आपके टाइम है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 अगर आपने इनपुट साइज़ दिया है तो कम टाइम लेगा और अगर आपने 6000 इनपुट साइज़ दे दिया है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि आपके इनपुट साइज़ के इंक्रीज़ होने से आपका जो टाइम है वो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब देखो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो आपको बहुत ही एफिशिएंट सॉल्यूशंस निकालने हैं जिसमें आपके इनपुट साइज़ के इंक्रीज़ होने से आपका टाइम जो है वो कम से कम इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई है, ठीक है। यहाँ पर बिग ओ नोटेशन लिखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक यूनिट, जैसे हमारे पास वेट के लिए यूनिट होती है ना केजी, है ना, किलोग्राम्स, ग्राम्स, और हमारे पास हाइट के लिए होती है सेंटीमीटर, मीटर्स। तो इसी तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास जावा में कौन सी नोटेशन होती है, बिग ओ नोटेशन होती है, ठीक है। सो हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको बिग ओ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। सो अब उसके बाद हमारे पास आता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र कैसे किया जाता है, ठीक है। वी डोंट मेजर इन सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो टाइम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पर एक घड़ी लगाकर बैठे रहेंगे कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम वहाँ पर टाइम नोट करेंगे कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम ले रहा है। नहीं, हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऐसे फाइंड आउट नहीं करते हैं, ठीक है। सो वी डोंट मेजर इन सेकेंड्स, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मशीन स्पीड। अब इंस्टेड हमारे पास हम किस पे देखते हैं, वी मेजर इन नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। हम नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू मेजर करते हैं, क्योंकि देखो मान लो कि एक हमारे पास 2 मशीन्स हैं, दोनों मशीन्स पे सेम काम हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे सेकंड्स में मेजर करेंगे तो वो तो मशीन की जो स्पीड होगी उस पर भी डिपेंड करता है ना। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम सही होता है लेकिन मशीन की हमारी स्पीड स्लो है, तो हम इसलिए सेकेंड्स में जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको एनालाइज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रोग्राम में देखते हैं कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। मान लो आपने एक प्रोग्राम लिख दिया, उसमें जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उतना ही आपका टाइम लगेगा। तो हम किस चीज़ पर हम किस चीज़ पर मेजर करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं आपके प्रोग्राम में परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कम से कम स्टेप्स में से काम हमारा हो जाए, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट कंप्लीटली। अब आपने एक प्रोग्राम लिख दिया है, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए कितनी टोटल स्पेस चाहिए, उस चीज़ की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा है ना, अब हम यहाँ पर ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। आपने बनाया एक वेरिएबल इंट का, ठीक है जी, 20। उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाया, एक और वेरिएबल बनाया इंट का, जिसमें आपने वैल्यू दे दी 25। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप इन दोनों वेरिएबल्स का सम निकाल रहे हैं, ठीक है, system.out.println, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सम, ठीक है जी। और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a + b, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। देखो बहुत ही सिंपल सा हमने एक प्रोग्राम लिख दिया है। अब अगर हमें इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, ठीक है, कि हमारा ये प्रोग्राम टोटल कितनी स्पेस ले रहा होगा, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट का, किसको स्टोर करवाने के लिए, इस 20 को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, आपका एक इंट है जो मेमोरी में स्पेस लेगा। कितनी स्पेस लेता है इंट, 4 बाइट की स्पेस लेता है ना, 4 बाइट की स्पेस लेता है। और आपने एक और इंट बना लिया है जो कितनी बाइट्स की स्पेस लेता है, 4 बाइट की ही स्पेस लेगा। तो आपका जो देखो ये तो आपका क्या कर रहा है, काम पर एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं लग रही है आपकी स्पेस सिर्फ 2 चीज़ों में लग रही है, इन 2 वेरिएबल्स को स्टोर कराने के लिए, और वो भी कितनी लग रही है, 4 बाइट। तो आपकी जो टोटल स्पेस है वो कितनी लग रही है, 8 बाइट लग रही है, ठीक है। आप ये चीज़ मान लो,
अब हमारे पास क्या है, मान लो कि अगर यहाँ पर 20 की बजाय इनपुट साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, 20 की बजाय यहाँ पर 100 होता और यहाँ पर हमारे पास लेट्स से 5000 होता, तो क्या इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि देखो इंट का वेरिएबल है तो कितनी इंट की वैल्यू चाहे कितनी भी हो लेकिन वो साइज़ तो उतना ही लेगा ना, 4 बाइट मेमोरी में स्पेस तो वो 4 बाइट की ही लेगा, है ना। तो आपकी ये जो स्पेस है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जब आपके इनपुट साइज़ के इंक्रीज़ होने से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ नहीं होती है, उतनी ही रहती है जितनी वो कम इनपुट साइज़ में थी, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। और कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए देखो हमने ये तो देख लिया था कि कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिगो यूज़ करते हैं। ठीक है, बिगो, और ओपन ब्रेसेस में हम ये लिखते हैं कि कितनी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है। जब कांस्टेंट होती है तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, O1 से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो आपकी यहाँ पर इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी आप मान सकते हैं कि O1 है। ये चीज़ आपको क्लियर है। हमें बस ये देखना है कि आपका जो साइज़ है ना, इनपुट साइज़ है, उसके इंक्रीज़ होने से क्या आपकी जो जितनी स्पेस लग रही है उसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप कम साइज़ की इनपुट लेते हो तो भी आपकी 8 बाइट ही मेमोरी यूज़ होगी, अगर आप ज़्यादा इनपुट साइज़ लेते हो तो भी आपकी 8 बाइट ही यूज़ होगी। तो वो हो गई हमारी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, और कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिनोट करते हैं 1 से, और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम यूज़ करते हैं बिगो। तो हमारे पास ये चीज़ कैसे आ जाएगी, O1। ठीक है, बिगो 1। ये चीज़ क्लियर है। अब मान लो कि आपके पास इसकी बजाय एक एरे है। ठीक है, तो अब आपने एक एरे बना लिया है। ठीक है, एक आपने इंट, ठीक है जी, एक एरे बना लिया और उसका आपने साइज़ दे दिया है न्यू इंट। ठीक है, आपने एक n साइज़ दे दिया है, और ये जो n है ये आप यूज़र से ले रहे हो। ठीक है, अब यूज़र से इनपुट जब हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, यहाँ पर हम इंपोर्ट कर देंगे स्कैनर क्लास को। ठीक है, और स्कैनर क्लास हमारे पास होती है java.util.scanner स्कैनर में, है ना। तो अब देखो हमारे पास हम यूज़र से एक इनपुट ले लेते हैं। ठीक है जी, और उसके लिए सबसे पहले स्कैनर क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, न्यू स्कैनर, और कैसे बनता है, system.in, है ना। और ये जो n है, ठीक है, ये आप कहाँ से ले रहे हो, ये आप यूज़र से ले रहे हो। ठीक है, सो sc.nextInt। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो यूज़र क्या कर सकता है, अब देखो इंट का एरे है। ठीक है, देखो एरे में मैंने आपको एरे के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि मेमोरी कैसे काउंट होती है। इंट है मतलब 4 बाइट होगी, और टोटल कितनी होगी, 4 बाइट इंटू n। जितनी आप वैल्यूज़ स्टोर कराओगे एरे में उसको आप 4 बाइट से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी आपकी जो है स्पेस होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, है ना। अब मान लो कि n का साइज़ अगर 5 है, अगर n का साइज़ आपके पास 5 है तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 4 इंटू 5 यानी कि 20। आपकी स्पेस कितनी लगेगी, 20 बाइट्स लगेगी। लेकिन अगर यहीं आपकी n की वैल्यू 100 है तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 4 इंटू 100 यानी कि 400 बाइट्स। ठीक है जी, तो ये वाली जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये आपकी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है, डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटी है। डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनपुट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है आपकी स्पेस जो है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, और इसको हम कह सकते हैं बिगो n। ठीक है, सो इसको आप बिगो n से डोनेट कर सकते हो। अब बिगो n का n से ही क्यों डोनेट किया, इसको मैं आपको समझाती हूँ। इसका क्या मतलब है, देखो अगर ये जो हमारे पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो n के बढ़ने से बढ़ रही है ना, तो जितनी आपकी n होगी उतनी ही आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ को आप O(n) से डोनेट कर सकते हैं। देखो वैसे ये कैसे होगा, अगर हम देखें 4n है ना, क्योंकि देखो अगर आपका जो जितना भी आपकी n है तो आपकी स्पेस कितनी होगी, 4n, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो ये आपकी स्पेस बनेगी टोटल, है ना। जो आपकी स्पेस है वो इतनी बनेगी 4n बाइट्स। ठीक है, क्योंकि जितनी भी आपकी n होगी उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना आपका टोटल स्पेस होगा। अब जब भी हम बिगो, ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम बिगो से डोनेट करते हैं अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को, तो हम ये जो सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म्स होते हैं ना इनको ही लेते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक टर्म्स आपने मैथ में पढ़ा होगा, कौन सी होती है, जैसे कि n,
एन स्केयर, एन क्यूब, है ना, सॉरी एन स्केयर, अब इसको मैं कैसे लिखूँ, ठीक है, एक बार के लिए मान लो ये एन स्केयर है, ठीक है, एन क्यूब। तो ये वाली टर्म्स को ही हम जो है इस बिगो में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर ऐसे 4n नहीं लिख सकते, ठीक है, ये राउंड ऑफ होकर n ही हो जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, ON होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा, है ना। तो अभी यहाँ पर चलते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे देखते हैं हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे दिखती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है नंबर ऑफ स्टेप्स में, ठीक है, कि आपके इनपुट साइज के इंक्रीज होने से क्या आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमें ये चेक करना है कि अगर आपका इनपुट साइज इंक्रीज होता है तो क्या आपकी स्पेस भी इंक्रीज होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको ये देखना है कि अगर आपका इनपुट साइज इंक्रीज होता है तो क्या आपके नंबर ऑफ स्टेप्स भी इंक्रीज होते हैं या नहीं। अब अगर हम ये फर्स्ट सिनेरियो में देखें, ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो में हमारे पास क्या है, ये वाला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला कॉन्सेप्ट हम हटा देते हैं। ठीक है, अब पहला ये है ना। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। देखो आपके पास क्या है, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5। अब आपके पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही स्टेप परफॉर्म हो रहा है, वो कौन सा है, a प्लस बी का, है ना। अब अगर यहाँ पर आप 1000 कर दो और यहाँ पर 5000 कर दो, साइज आपने इंक्रीज कर दिया, पर क्या आपके नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं। नंबर ऑफ स्टेप तो आपका फिर भी एक ही रहेगा, आपको a प्लस बी ही करना है, चाहे इसका साइज आप कितना भी बढ़ा दो, है ना, लेकिन स्टेप आपका एक ही रहेगा। नंबर ऑफ स्टेप्स आपके कितने हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके कितने हैं, ओनली 1, है ना। अब नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि ये वाला, है ना, सिर्फ आप a प्लस बी कर रहे हो, एक ही काम कर रहे हो आप a प्लस बी। फिर चाहे आपकी इनपुट का साइज कितना भी बढ़ जाए, काम आपका सिर्फ एक ही है, स्टेप आपका सिर्फ एक ही है, a प्लस बी। तो ये हमारी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये आपकी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके जी, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, बिगो ऑफ 1 से, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो अब अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने एक फॉर लूप लगाई है, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर, ठीक है, और आई हमारे पास आ रही है लेस देन n हमने कर दिया, ठीक है, फिर आई हमारे पास आ रही है प्लस प्लस, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, हम इस आई को ही प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने अच्छा यूज़र से हम फिर से n की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, जैसे हमने लिया स्कैनर, ठीक है, sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ये भी मैंने हटा दिया था, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पर इंट n लेंगे और यूज़र से क्या लेंगे, एक इनपुट लेंगे, इंट n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है इतनी। अब देखो, अब यहाँ पर ना जब भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का एक सबसे जो अच्छा मेथड होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। अब फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड का क्या मतलब है कि हम एक एक करके पूरे प्रोग्राम में ये देखेंगे कि आपकी कितने नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और अगर एक स्टेप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो कितनी टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सारे नंबर ऑफ स्टेप्स को हम टोटल करके प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो पूरे प्रोग्राम में हमारे पास स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। अब ये वाली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, 1 टाइम, ठीक है, सो एक ही टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है जी, इस चीज़ को हम कमेंट में कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इस वाले स्टेटमेंट की बात करें, ये भी एक टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट भी एक ही टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट भी एक टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली स्टेटमेंट भी एक टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अब ये वाली स्टेटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, ये वाली जो हमारी फॉर लूप वाली स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास इंक्रीमेंट होता है और चेक होता है ना। तो सबसे पहले एक बारी ये हिट हुई, ठीक है, कब हिट हुई, जब इसने क्या किया, आई की वैल्यू जब 0 थी, ठीक है, तब ये वाली हिट हुई। फिर उसके बाद ये वाली भी एग्जीक्यूट हुई, है ना,
एक बार, फिर उसके बाद फिर से क्या हुआ, आई की वैल्यू गई 1, ठीक है। मान लो अब यहाँ पर ना हम ये मानकर चलते हैं अभी के लिए कि n की वैल्यू 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर गए, जब i की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, 0 से देखो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 0 से अब i की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर हम चले, ठीक है, एक बारी और चली हमारी ये वाली स्टेटमेंट। फिर उसके बाद अब ये कब तक चलेगी, जब तक ये i से कम है तब तक चलती रहेगी। अब i की वैल्यू 1 है तो n से कम है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई हमारी, ठीक है जी। अब दूसरे स्टेप में तीसरे स्टेप में i की वैल्यू हो चुकी है 2, 5 से कम है, यस, तो ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुई और ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। तो एक बार और एग्जीक्यूट हो गई। अब की बार जो हमारी i की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है, तो 3 5 से कम है, यस, ठीक है। तो ये वाली तो होनी ही होनी थी एग्जीक्यूट, ये वाली भी हो गई क्योंकि 3 हमारा 5 से कम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 4, यहाँ पर 4 आ गया, तो 4 5 से कम है, यस, तो ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई और ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई। अब हमारे पास i की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इसमें i की वैल्यू 5 हो चुकी थी, इसने n से चेक करा कि 5 क्या हमारे n से कम है, तो ये वाली तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, बट ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास जो 5 है वो 5 से कम नहीं है, 5 के इक्वल है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई हमारी। तो यानी कि ये देखो n की वैल्यू थी 5, ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। सो n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट हुई है और ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुई है, 1 2 3 4 5, ठीक है। n की वैल्यू 5 थी और ये भी 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुई है, तो मतलब कि ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो अब अगर हम टोटल कॉम्प्लेक्सिटी की, टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम कितना हुआ, देखो एक बार इसका 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया इसका, ठीक है। फिर प्लस इसमें हमारे पास क्या प्लस हुआ, n+1, ठीक है, n+1 टाइम्स ये भी एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसमें प्लस हुआ n, है ना, तो n टाइम्स ये भी एग्जीक्यूट हुआ। तो टोटल जो टाइम हुआ वो कितना हुआ, 5 + 1 6 हो गया, 6 + 2n, है ना। तो ये हमारा टोटल टाइम लगा। अब इसको एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डोनेट करना है तो हम किस में करते हैं, बिग O n में, ठीक है, बिग O n में। अब इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है कि आपने सारे कांस्टेंट्स जो हैं वो रिमूव कर देने हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म रखनी है। तो हमारे पास, और वो भी सबसे बिगेस्ट, अब मान लो कि जैसे मान लो कि ये है, अब 6 + 2n है, इसमें देखो देखो 2 रूल्स होते हैं इसको इसमें क्या बोलते हैं, बिगो में एक्सप्रेस करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। पहला रूल क्या होता है, रिमूव ऑल द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, इक्वेशन में से सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स रिमूव कर दो, ठीक है, रिमूव ऑल द कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन में से पूरे जो है कॉन्स्टेंट्स ही हमने क्या कर लेने हैं, हटा देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या करना है हमें, पिक द मैक्सिमम, ठीक है, पिक द मैक्सिमम क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म, बिगेस्ट लिखना था, बिगेस्ट, है ना, क्वाड्रेटिक टर्म। अब बिगेस्ट क्वाड्रेटिक टर्म का क्या मतलब है, मान लो कि हमारी इक्वेशन 6 + 2n की बजाय कुछ इस तरीके की बनी होती, हमारे पास बनी होती 6+, ठीक है, 5n प्लस हमारे पास क्या बनी होती 7n, दिस n की स्केयर, है ना। सो हम यहाँ पर n² लिख लेते हैं, कुछ इस तरीके से लिख लो आप n² को ना, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गई है। अब सबसे पहला रूल क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट्स हटा दो, ये 6 हट गया, ठीक है, 5 हट गया, 7 हट गया, तो क्या बचा n प्लस, ठीक है, n² बचा, यानी कि n × n, है ना। तो इसमें मुझे ये बताओ कि अब दूसरा क्या है, पिक द बिगेस्ट क्वाड्रेटिक टर्म। तो बिगेस्ट क्वाड्रेटिक टर्म हमारी कौन सी, n या n², n² हमारी है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा। देखो स्केयर ना मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो आप कुछ इसको ऐसे मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आ जाएगी, ON² आ जाएगी, ठीक है। जब भी आपको बिगो में एक्सप्रेस करनी है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये 2 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है अपनी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, 6 + 2n, तो हमारे जो पूरा प्रोग्राम है उसके लिए हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ON, है ना, क्योंकि हमने सारे कॉन्स्टेंट्स रिमूव करा दिए और क्वाड्रेटिक टर्म तो हमारी एक ही थी, n, ठीक है। तो हमारे इस पूरे प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी है वो बनी है बिगो ऑफ n।
ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है कि फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। अब डीएसए में इसका क्या रोल है। अब मान लो कि हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, कि हमें बोला गया है, एक प्रॉब्लम क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब n कुछ भी हो सकता है ना, तो n की वैल्यू तो हमारे पास क्या हो सकती है, 5 भी हो सकती है, n की वैल्यू हमारे पास 6 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है ना। तो उन्होंने बोला कि जितनी आपको n दी जाएगी ना, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर हमें n की वैल्यू 5 दी गई तो हमें 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर्स का सम निकालना होगा। अगर हमें n की वैल्यू 100 दी गई है तो हमें 1 से लेकर 100 तक सबका सम निकालना होगा, है ना। तो नॉर्मल तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका इस प्रोग्राम को करने का क्या है, हमने एक वेरिएबल ले लिया सम का, ठीक है, इंट सम इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या करना है, एक फॉर लूप लेनी है, ठीक है, जिसमें हमने देना है इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई हमारे पास क्या हो जाएगा लेस देन n एंड आई हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी भी हाइट्रेशंस होंगी, ठीक है, देखो नेचुरल नंबर्स की बात हो रही थी, यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास क्या हो गई कन्फ्यूजन। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आई को हम 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। तो अब सम में क्या करते जाएंगे, हम हर बार आई को प्लस करते जाएंगे, ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पर हमारे पास हमने नेचुरल सम्स का फाइंड आउट कर लिया। अब देखो अगर हमारे पास n की वैल्यू, ठीक है, अगर हमारे पास n की वैल्यू 5 होगी तो हमारी जो फॉर लूप में लिखी हुई ये वाली स्टेटमेंट है वो कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगी, वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, है ना। हमें यही देखना होता है ना कि कोई स्टेप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, जितनी ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहा होगा उतनी ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर हमारी n की वैल्यू 100 होगी तो हमारी फॉर लूप 100 टाइम्स क्या करेगी एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो इसका मतलब ये जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्स थी, अच्छा जब ये वाली कंडीशन होती है ना कि जितनी नंबर ऑफ इनपुट है उतनी ही नंबर ऑफ टाइम जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ठीक है जी। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं कि जितनी आपकी इनपुट इंक्रीज हो रही है उतना ही टाइम इंक्रीज हो रहा है, कि अगर आपकी इनपुट साइज 5 है तो 5 टाइम्स जो है आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर आपकी इनपुट साइज 100 है तो 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनपुट साइज के इंक्रीज होने से उतनी ही इंक्रीज हो रही है। तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हो, ठीक है। तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर हमने ग्राफ बनाना है तो वो कैसे बनेगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एरो बना लिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्स एक्सिस हो गया हमारे ग्राफ का, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया है, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है जी, एक्स एक्सिस में आप क्या दिखाते हो, इनपुट साइज, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, इनपुट साइज है, ठीक है। और अगर आप वाई एक्सिस की बात करो तो वाई एक्सिस में आप क्या दिखाओगे, टाइम दिखाओगे, ठीक है। अब लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी का क्या होता है हमारे पास, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि अगर आपका इनपुट साइज यहाँ पर है तो टाइम भी जितना इनपुट साइज है उतना ही आपका टाइम लग रहा है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पर आ जाओगे, है ना, इनको इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है वो है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर आपका इनपुट साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो उतना जितना आपका इनपुट साइज इंक्रीज हुआ है उतना ही आपका टाइम भी इंक्रीज हो गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला, है ना। तो इस तरीके से आपका जो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनता है ना। तो ये आपका जो है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ठीक है, जिसमें हमारे पास लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिला। अब नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करने का एक और तरीका होता है और वो होता है मैथ का एक फॉर्मूला अगर हम यूज़ कर लें। अब मैथ में ना एक फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करने का, अगर किसी ने पढ़ा हो तो वो होता है n इंटू n+1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो सम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो आई होप देखो ये तो
तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, फॉर लूप लगा रहे थे जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर हमें सम निकालना हो, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप एक ही स्टेप में निकाल सकते हो। तो अगर आप नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए ये वाला तरीका यूज़ करते हो तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, बिग O ऑफ n। लेकिन अगर आप ये वाला तरीका यूज़ करोगे, इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करना है, एक ही स्टेप में आपका जो सम है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी लगती है, बिग O ऑफ 1 लगती है। तो इसीलिए इसी तरीके से देखो डीएसए का यही काम है, हमें ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं हमारी प्रॉब्लम्स के जिसमें कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस लगे, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। तो इन दोनों में से बेटर अप्रोच कौन सी है, ये वाली, क्योंकि इसमें टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंट मैंने यहाँ पर क्या किया, सम ये वाला, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, n इंटू, ठीक है, हमारे पास कितना होगा, n प्लस 1, ओके, एंड डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, है ना। तो अब देखते हैं दोनों का आंसर सेम है या नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों को ही प्रिंट करा कर देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा सम, ठीक है, और फिर सेम हमने इसके लिए कराना है, ठीक है जी। बट इसमें हमारे पास सम क्या आएगा, अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास सबसे पहले हमने ना यूज़र से एक इनपुट मांगी थी n के लिए, तो पहले यूज़र को इनपुट दे देते हैं कि भाई n है आपका 5, ठीक है। तो देखो अब दोनों में ही, ठीक है, सम वाली कंडीशन में दोनों में ही अपने पास आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो देख लेते हैं एक बार 15 ही आता है या नहीं आता है, ठीक है। 1 + 2 हमारे पास हो गया है, 1 + 2 हमारे पास होता है 3 + 3 हमारे पास हो गया 6 + 4 हमारे पास 10 एंड 10 + 5 हमारे पास 15, है ना। तो देखो दोनों ही तरीक़ों से हमारा सोल्यूशन सही निकला, लेकिन एफिशिएंट तरीका कौन सा है, जिसमें टाइम कम लग रहा है, और वो कौन सा है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके, ठीक है। तो अब आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है और हम कैसे मतलब कम टाइम के लिए अलग अलग सोल्यूशंस हमारे कोड में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपकी कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि आपका कम से कम टाइम वाला जो प्रोग्राम है आप वही लिखो, है ना। हमने लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और तरीके की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आती है क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है, इसको भी हम देख लेते हैं। अब ये कब होता है, जब हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर होती है, ठीक है। सो बिग O ऑफ n स्क्वायर होती है, जब बिग O ऑफ n होती है तब हमारे पास लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जब बिग O ऑफ n होती है तब हमारे पास कौन सी होती है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब बिग O ऑफ n स्क्वायर होती है तब हमारे पास क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और इसके साथ साथ हमारे पास लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, ठीक है, लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। तो इस तरीके से ना अलग अलग हम जो हैं कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कॉम्प्लेक्सिटी। हम 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद फिर आपको ही आगे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो जिसमें हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है हमारे पास जितना n है उसका लॉग, ठीक है, लॉग ऑफ n, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे मान लो कि मेरे पास नेस्टेड फॉर लूप्स होती है, ठीक है, जहाँ भी नेस्टेड फॉर लूप्स आती हैं वहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। अगर 2 फॉर लूप्स नेस्ट हो रही हैं तो हमारे पास बिग O ऑफ n स्क्वायर होगा। अगर 3 लूप्स हैं नेस्टेड लूप में, ठीक है, तो हमारे पास बिग O ऑफ n क्यूब होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको 3 फॉर लूप्स दिखें आपस में नेस्टेड हैं वो, तो इसका मतलब जो उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n क्यूब होगा। अगर 2 लूप्स आपस में नेस्टेड हैं तो उस प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर होगा, है ना। तो अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, हमारे पास i हमने 1 से शुरू किया और कब तक चलेगा, n तक चलेगा, ठीक है जी। i हमारे पास प्लस प्लस, फिर इसके अंदर हमने एक लूप नेस्टेड कर ली, ठीक है। फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और j भी हमारा कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, ठीक है, और j हमारे पास क्या हो गई, प्लस प्लस हो गई, है ना। अब इसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करा दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे i एंड स्पेस प्लस हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, j, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो आउटर लूप है ना, ये जो आउटर लूप है ये n + 1 टाइम्स हिट होगा,
और ये जो हमारे पास मतलब लूप के अंदर का जो कोड होता है वो सारा n टाइम्स रन होता है, ठीक है। लेकिन n टाइम्स तो रन होगा और हर एक बारी में ये खुद भी n टाइम्स रन होगा, यानी कि ये जो इन बिटवीन वाला कोड है ये कम से कम n इंटू n टाइम्स तो हिट हो ही रहा है ना। अगर हम रफ सा लगा कर चलें तो कैसे, देखो ये वाला जो है ये n इंटू n+1 टाइम्स हिट होगा, है ना। और ये वाला जो कोड है ये कितनी टाइम्स हिट होगा, ये हमारा n इंटू n टाइम्स हिट होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। देखो क्यों n इंटू n टाइम्स हिट होगा, देखो सबसे पहले ये वाला n+1 टाइम्स हिट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये खुद n+1 टाइम हिट होगा, लेकिन ये कितनी बार n+1 टाइम हिट होगा, n टाइम्स, क्योंकि ये खुद एक लूप के अंदर है ना। तो ये चीज़ क्लियर है। तो आपकी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो कितनी बनती है, n+1 प्लस, ठीक है, फिर n इंटू n+1 n इंटू n स्केयर, ठीक है। देखो इसको ना आप स्केयर की तरह ही कंसीडर करना, ठीक है। फिर n इंटू 1 हमारे पास क्या हो गया n, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर n स्केयर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा n स्केयर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी हुई n प्लस n 2n, ठीक है, n स्केयर 2n स्केयर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हुआ 2n प्लस 1, ठीक है। अब जब हमें इसको बिगो से क्या करना है, बिगो से डोनेट करना है, तो हमारे पास हमने क्या रूल देखा था कि सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर दो। फिर कॉन्स्टेंट्स को अगर आपने रिमूव करा फिर आपके पास क्या बचेगा, n स्केयर प्लस n बचेगा। फिर उसमें से जो सबसे बड़ी क्वाड्रेटिक टर्म है, सबसे बड़ी क्वाड्रेटिक टर्म कौन सी हुई, n स्केयर वाली, तो उसको उठा लो। तो यहाँ पर आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाती है, बिगो ऑफ n स्केयर हो जाती है। और इसको हम कौन सी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देख लेते हैं लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिगो ऑफ लॉग n। अब इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। अब मान लो कि आपके पास क्या है, n की जो वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। n की वैल्यू आपके पास क्या है, 16 मान लो, ठीक है, n की वैल्यू आपके पास 16 है। अब आप इसको क्या बोल रहे हो कि भाई अपने वाइल लूप चलानी है, और वाइल लूप कब तक चलानी है, जब तक n की वैल्यू 1 से बड़ी है। जब तक n की वैल्यू 1 से बड़ी है तब तक आपने क्या चलानी है, वाइल लूप चलानी है। और हर बार हर स्टेप में जो आपकी n की वैल्यू है वो 2 से डिवाइड होती रहेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो कोड है वो कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, है ना। सबसे पहले जब हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 16 है, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 16 है तब ये हमारे पास हिट हुआ, ठीक है। जब हमारे पास एक टाइम हिट हुआ जब इसकी वैल्यू 16 थी, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 1 टाइम्स ये एग्जीक्यूट हुआ जब हमारे पास क्या थी, n की वैल्यू 16 थी। उसके बाद अब जब हम सेकंड स्टेप में आएंगे, क्योंकि अब n की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 16 डिवाइड बाय 8, है ना। तो जब 8 थी तब भी एक बार हिट हुआ। फिर उसके बाद इसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो n की वैल्यू हो गई 4, तब भी एक बार हिट हुआ। फिर उसके बाद जब हमारे पास 2 से डिवाइड हुआ, ठीक है, तो हमारे पास कितनी हो गई, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तब भी हमारे पास एक बार रन होगा। उसके बाद फिर से हमारी 2 से डिवाइड हो चुकी थी वैल्यू, तो जब 2 से डिवाइड हो गई तो 1 आ गई, है ना। तो अब क्या 1 हमारे 1 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये वाली नहीं चलेगी। तो हमारा टोटल कितनी बार ये एग्जीक्यूट हुआ, ये हमारे पास टोटल 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इसी तरह अगर हम देखें, अगर यहाँ पर 16 की बजाय 8 होता, है ना, यहाँ पर ना एक और सिनेरियो बनाकर चलते हैं। देखो जब हमारे पास n की वैल्यू थी 16, जब n की वैल्यू 16 थी तो ये कितनी टाइम हमारे पास चला, 4 टाइम्स चला। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 16 की बजाय 8 होती तो कितनी बार चलता हमारे पास, तो हमारे पास ये सिर्फ 3 टाइम्स चलता, है ना। तो अगर हमारे पास 8 होती तो ये 3 टाइम्स चलता, और अगर हमारे पास 32 होती फिर ये कितनी टाइम चलता, फिर ये हमारे पास चलता, देखो सबसे पहले 32 था, 32 के लिए एक बार चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू 16 हो जानी थी, तो फिर उसके लिए एक बार चलना था, ठीक है। फिर ये इस तरीके से 8 4 2 तक चलना था। तो इसकी कितने टाइम चलना था, 1 2 3 4 5। तो जब इसकी वैल्यू 32 होती तो ये कितने टाइम चलता, 5 टाइम्स चलता, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें एक पैटर्न है ना। इसमें क्या पैटर्न है कि अगर आपके पास देखो जो 16 का अगर हम लॉग निकालते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ 16 है ना, यहाँ पर लॉग 2, ठीक है, लॉग 2 ऑफ 16 कितना होता है हमारे पास, 4 होता है, ठीक है जी। और अगर हम लॉग 8 निकालें, ठीक है, लॉग 2 ऑफ 8 निकालें कितना होता है हमारे पास, 3 होता है, ठीक है। अगर हम लॉग 2 ऑफ 32 निकालें, ठीक है,
तो हमारे पास कितना होता है 5 होता है। यानी कि जितनी आपकी इनपुट है उतना आप उसका जो लॉग आ रहा है उतनी टाइम्स आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो जितनी आपकी इनपुट है, इनपुट आपकी क्या है n, तो जितनी आपकी इनपुट का साइज़ है उसके लॉग के बराबर आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है, बिगो ऑफ लॉग n हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इनके शॉर्टकट्स बताती हूँ। अगर आपका जो है एक चाहे कितनी भी बड़ी इनपुट है, आपके पास एक ही नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि बिग ऑफ 1। और अगर आपका जो है मतलब एक बार फॉर लूप चल रही है, और फॉर लूप क्या है, कितनी बार चल रही है कि जितनी आपकी n है उतनी ही बार आपकी फॉर लूप चल रही है, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, बिग ऑफ n। फिर अगर आपके पास 2 नेस्टेड लूप्स हैं तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हर केस में मोस्टली कितनी होगी, बिग ऑफ n स्क्वायर ही होगी, है ना। और अगर आपकी जो लूप है वो 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स नेस्टेड हो रही है, तो आपकी चांसेस हैं कि जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो सकती है, बिगो ऑफ n क्यूब हो सकती है। ठीक है, और लॉगरिथमिक का क्या रूल है, लॉगरिथमिक का क्या रूल है, जब भी आपकी इनपुट साइज या तो किसी कांस्टेंट, जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा था, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से या तो अगर डिवाइड हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। यहाँ जहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर एक नोट कर लो आप, लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक रूल होता है, इफ़ इनपुट साइज, ठीक है, इफ इनपुट साइज इज मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इफ इनपुट साइज इज मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय कांस्टेंट नंबर, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लॉगरिथमिक। ओके, ठीक है। सो ये हमारे कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट थे। आपको और भी ज़्यादा कोड के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की प्रैक्टिस करनी है, फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड को यूज़ करके उनको कैलकुलेट करते रहना है। ठीक है, बाकी ये जो लेक्चर था ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए था कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब आगे जितने भी हम एल्गोरिदम्स करेंगे, जैसे एरे में सर्चिंग के लिए हमारे पास एल्गोरिदम होता है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग के लिए होगा मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, है ना, या फिर आगे जितने भी एल्गोरिदम्स आएंगे, तो जो भी हम प्रोग्राम करेंगे हर एक प्रोग्राम के साथ हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को प्रॉपर कैलकुलेट करके देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो लॉजिक है वो पूरा का पूरा अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि हम उसकी बजाय अगर हम कम टाइम को यूज़ करके हम अगर कोई और अप्रोच लगा सकते हैं तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं आगे वाले लेक्चर्स। ठीक है, तो जब हम ये सब चीज़ें करेंगे ना, हर एक एल्गोरिदम के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करके देखेंगे, तो हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कुछ क्या देते हैं, कुछ सेट ऑफ कोड दे दिया जाता है और उसमें आपको बोला जाता है कि आप इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके देखो, है ना। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी आपको आना बहुत ज़रूरी है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, सो आज का लेक्चर इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।